Article 13, I'll prepare you a very simple diagram for it, जिससे बेसिक्स क्लियर हो जाए। आर्टिकल 13 का बेरेट खोल लीजिए साथ साथ। बेसिकली भी बहुत सारे भागों में डिवाइडेड है, काफी सारे मतलब सब क्लॉजेज हैं उस आर्टिकल के। बेसिक इज 1 एंड 2। ठीक है। जो आर्टिकल 13(1) है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, और जो 13(2) है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है। ठीक है। सो लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो ये सारे लॉज होंगे वो खारिज क्यों होंगे, उनको अलाउ कैसे नहीं किया जाएगा थ्रू आर्टिकल 13, वो लागू ही नहीं करे जाएंगे। ठीक है। सो आर्टिकल 13(1) वर्सेस आर्टिकल 13(2। 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, ये करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। ठीक है। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं वो होते हैं वॉइड, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एनैक्टमेंट के बाद जो लॉज लाए गए हैं वो होंगे वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक आउटलुक ऑफ आर्टिकल 13। मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया समझाने के लिए। इट इज द वॉच डॉग ऑफ द एंटायर पार्ट 13। अगर कोई क्वेश्चन आया कि वॉच डॉग क्या है पार्ट 3 का, सॉरी, इट इज द वॉच डॉग ऑफ पार्ट 3। ठीक है। Because it declares both pre and post constitutional laws as void if it violates any of the fundamental rights mentioned under part 3, which are the fundamental rights itself. And article 13 is also touted as a source of judicial review. ठीक है। It is also a source of what? Judicial review। ठीक है। अब इसके थ्रू बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स निकलती हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी जो नोट्स में लिखा गया है मैं आपको ये बता देता हूँ। It establishes supremacy of fundamental rights over any and all enactments in case of inconsistency between the two. Right? It The principle of judicial review is also incorporated essentially but not literally, मतलब लिखा नहीं गया साफ साफ। ठीक है। क्लॉज 1 क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉज होंगे मैंने आपको पहले ही बताया। There is no retrospective effect. Fundamental rights do not have a retrospective effect upon pre-constitutional laws. In respect of acts committed in the past, they become void only फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब से कमेंसमेंट हुई है तब से होंगे ना। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो नहीं होगी ना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हम 47 में जाके उन्हें लागू नहीं रखेंगे। अब जब से एनैक्टमेंट हुई है तब से हम लागू नहीं रखते हैं, सीधी बात। एंड ओनली इन रिस्पेक्ट टू फ्यूचर एक्ट्स। केशव माधव मेनन, के.एम. मेनन वर्सेस बॉम्बे, देयर वाज अ गैग ऑर्डर अंडर एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस एक्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ एन एलिजेड वायलेशन ऑफ 19(1)(a। ठीक है। एलिजिड वायलेशन को तब नहीं माना जाएगा ये। कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट लेंडर द सेड लॉ void ab initio, remember that। Then there is this doctrine of severability, state of Bombay versus FN Balsara। If an offending provision can be separated from that which is constitutional, then only that part which is offending is to be declared as void and not the entire statute। सिंपल सा है, उस पार्ट को ही सेवेयर करेंगे हम, तभी इसका नाम सेवरेबिलिटी रखा गया है। RMD चमारबाग वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं इस केस की बहुत बारी बात भी कर चुका हूँ। इफ द इनवैलिडेटेड पोर्शन इज सो इंटरट्वाइंड विद द वैलिड पोर्शन दैट दे कैन नॉट बी सेवर्ड,
इट विल रिजल्ट इन द इनवैलिडिटी ऑफ लॉ इन इट्स इंटायरिटी, पूरा लॉ इनवैलिड मान लिया जाएगा। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। देखिए, इंटेंशन पे ध्यान रखना है हमें लेजिस्लेचर की, कि जब भी एक लेजिस्लेशन आती है तो उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होते हैं, उसको मद्देनजर रख के हमें डिटरमाइन करना है। टू बी ascertained whether the legislature would have enacted at all which survives without enacting the part found ultra vires, very important. Then AK Gopalan versus State of Madras का एक केस है। The offending portion of Preventive Detention Act struck down and the rest was held to be valid, ठीक है। Then Minerva Mills versus Union of India, it was applied to test the 42nd Constitutional Amendment Act. Certain portions were struck down while the rest were allowed to survive. Then Union of India versus Rajendra Shah, portions of 97th Amendment related to multi-state cooperatives were held valid, ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस ही वैलिड रखे गए थे। थर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। An existing law inconsistent with a fundamental right does not become a dead letter. It merely goes dormant from the date of the commencement of the constitution, ठीक है। एक्लिप्स हो जाता है। अब आपको इसके लिए एक्लिप्स का जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है उसको पता रखना पड़ेगा, ठीक है। लागू होती है, डेड लेटर नहीं बनता, वो डॉर्मेंट हो जाता है जब से कमेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन। बीकाजी नारायण डाकराज वर्सेस मध्य प्रदेश का एक केस है। अ लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स eclipsed or dormant to the extent that it comes under the shadow of a fundamental right. It may become operative again if the prohibition brought about by the fundamental right is lifted. देखिए, अगर प्रोहिबिशन जो फंडामेंटल राइट के थ्रू लाया गया है वो चेंज हो जाएगा तो उस डॉर्मेंट लॉ में वापस जान आ जाएगी। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है। देन वी हैव द क्लॉज 2 फ्यूचर लॉज की, जिसमें बात हो रही है द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हैज बीन अप्लाइड टू फ्यूचर लॉज एज वेल, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। इसमें ये बोला गया द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज रिमेन्ड ऑपरेटिव टुवर्ड्स नॉन सिटीजन्स सिंस दे डिड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सिमिलरली अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वायलेटिंग आर्टिकल 19 विल रिमेन ऑपरेटिव अगेंस्ट नॉन सिटीजन्स टू whom इट डज नॉट अप्लाई, जिन पे अप्लाई नहीं होता है। फर्दर, the unconstitutionality of a post-constitutional law can be removed by subsequent amendment to the constitution or the relevant statute which is there. Then we have the test of infringement of fundamental rights. First is Bennett Coleman versus Union of India. It was held that a true test of violation of fundamental rights is the direct effect of the impugned state actions upon the fundamental rights, first and for all. Second, Menka Gandhi versus Union of India. The court must consider the direct and inevitable consequence of the state action which is there. We have the waiver of fundamental rights as well. The concept of waiver of fundamental rights. Bashir Nath versus CIT का एक केस है। It is not open to a citizen to waive his fundamental rights conferred by the constitution. देखो, अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट है तो मैं ही वेव नहीं कर सकता उसे। यहाँ पे कभी ये कह रहा है द लॉ इज सेटल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। वेव नहीं हो सकती हैं भाई, रहेंगी, संविधान में लिखी गई हैं। It was reiterated in the Olga Tellis versus BMC case. Consent by the pavement dwellers to the evictions and relocation cannot be considered as the waive as a waiver of their fundamental rights, and the state had an obligation to protect such rights which are given. Right. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में मैंने आपको कौन सा केस पढ़ाया था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। एक और केस है भीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। इन दिस द सुप्रीम कोर्ट एनंशिएटेड दिस डॉक्ट्राइन itself, मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ना, वो इस केस के थ्रू आई है। whoever whenever a pre-constitutional law is violative of fundamental rights, it continues to exist before the date of the commencement, right? Law continues before the date of commencement, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
of the Constitution. After the commencement, the violative law will be in a dormant and moribund conditions, that is eclipsed. The solution lies in violating the eclipse, जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, यस यस, सो हियर इट इज, ये देख सकते हैं आप, देर इज ऑल्सो अनदर केस ऑफ पुरुषोत्तम वर्सेस देसाई। इसका केस है पुरुषोत्तम वर्सेस देसाई। इस केस में ये बताया गया है कि हाउ टू रिमूव एक्लिप्स, कैसे रिमूव करें एक्लिप्स को। टू ऑप्शंस डिस्कस वर डिस्कस्ड। फर्स्ट, if the relevant fundamental right is amended, then eclipse will die because law would then cease to be unconstitutional। ठीक है, if the relevant fundamental right is amended, then eclipse will die if what, the law would cease to be, देखिए law cease to be unconstitutional, then the violative part of pre-constitutional law can be severed from the rest of the act, then only violative part amended to be uh, amended is left to be amended, right? So if the violative part of pre-constitutional law can be severed from the rest of the act, then only violative part can be amended to lift eclipse. Only violative part can be amended। ठीक है, हाँ यही दो हैं। An act held invalid under Article 13(2) can't be reviewed by amending it but will have to be reenacted। 13(2) में सिर्फ सीधा यहाँ पे री होगी, इस बात का ध्यान रखना। वहां पे अमेंडमेंट हो सकती है, यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकती है, वहां पे री ही होगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देन क्लॉज 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 13(3)(a)। पहले तो क्या क्या आएगा, कस्टम, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, ये सब लॉज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, it broadly includes the following types of laws: statutory laws, personal laws, customs and judgments। कस्टम्स भी आएंगे। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी लॉ में क्या क्या आएगा, इंक्लूड्स लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एज डेलीगेटेड एंड सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये मैंने आपको एडमिन लॉ में पढ़ा दिया है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली का एक केस था। पर्सनल लॉज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लॉ इन आर्टिकल 13, ध्यान रखना। ठीक है, बुल इन चाइना शॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट था यहाँ पर। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था, शरीयत कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13, रिमेंबर दैट। देन रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का एक केस था, इसमें बोला गया दैट रिलीजियस बिलीफ्स, customs and practices based on religious faith and scriptures cannot be treated to be void, right? जजमेंट्स में क्या बोला गया था, जस्ट जुडिशरी इज नॉट स्टेट, जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट लॉ। अंतुल्य वर्सेस नायक का एक केस था, यहाँ ये बताया गया। इंपॉर्टेंट है, रटने वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रही होंगी। सो या दिस इज इट। और सारी चीजें मैंने आपको बताई दी आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो जो थी। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 14 में, इसमें इक्वलिटी लॉस की बात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।